स्वप्रेरण आपको बताया गया था। स्वप्रेरण घटना क्या होती है, इसका कैसे आप निकालेंगे किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ठीक है, ये भी बताया गया था। और इसके साथ हाँ स्वप्रेरण का उपयोग बताना आपको है, स्वप्रेरण के उपयोग। देखिए स्वप्रेरण के दो उपयोग मुख्य रूप से आप जान लीजिए। घटना तो आप जान ही रहे होंगे, स्वप्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को परिवर्तित कर देने पर या उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देने पर उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, जो कि मूल धारा का विरोध करती है। यह जो घटना आपकी है उस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। इसमें पहला है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर, ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर दोहरे तार की कुंडली बनाई जाती है। प्रतिरोध बॉक्स आप जान जाइए कि एक प्रतिरोधों का संयोजन होता है। एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स होता है, ठीक है, उस बॉक्स के ऊपर एक मोटी सी प्लेट लगी होती है। उस प्लेट में जगह जगह कई प्रतिरोध लगे होते हैं, 2 ओम का, 5 ओम का, 10 ओम का, 20 ओम का, 50 ओम का, ऐसे ही एक क्रम में कई प्रतिरोधों को जोड़ने की व्यवस्था होती है। अगर ऐसे बना दें इसको, ऐसे इसमें क्या है, हम इसमें पेच लगाते हैं, कुंजी लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पेच यहां होती है, दूसरी पेच भी बगल में होती है उसके, एक से धारा जाती है, दूसरी धारा निकलती है, ठीक है। तो धारा क्या, प्रतिरोध बॉक्स के सभी जो पेच होती है, जितनी भी रहेगी, 10 रहेगी, 5 रहेगी, 8 रहेगी, जितनी पेच रहेगी, सब में धारा जाएगी। यहां पर जो आपका स्तंभ होता है, इसमें जो तार होता है उसको ऐसे दोहरा करके लपेटा जाता है। ऐसे तार को दोहरा करके लपेटते हैं। कहने का मतलब एक तरफ से तार ऐसे आएगा और ऐसे घूमते 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 फिर ऐसे ऐसे दोहरा करेंगे, ऐसे फिर यहां से बाहर निकलेगा, इधर से आएगा, यहां से बाहर निकलेगा, फिर यह ऐसे आएगा इधर से, फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते करके फिर दोहरा करेंगे इसको ऐसे, फिर ये ऐसे यहां बाहर निकलेगा। तो किसी भी पेज में धारा जब प्रवाहित होती है तो तार को दोहरा क्यों लपेटते हैं? ऐसे नहीं करते कि यहां से तार आया यहां से निकालिए, ऐसे नहीं करते। तार को ऐसे घुमाते हुए राउंड में दोहरा करते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ से धारा का मान प्रवाहित हो रहा है और उससे स्वप्रेरण घटना उत्पन्न हो रही है, अर्थात प्रेरित धारा दिशा एक तरफ आ रही है, एक डायरेक्शन में प्रेरित धारा दिशा हो रही है, तो जब दोहरा लपेट दिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज लपेट दिया आपने, तो धारा दिशा जो है वह दूसरी तरफ हो जाएगी। एक बार आप ऐसे क्लॉकवाइज लपेटते जाएंगे, फिर दोबारा जब आप एंटी क्लॉकवाइज लपेटते जाएंगे, जब क्लॉकवाइज धारा बहेगी तो प्रेरित धारा के मान घटाने का प्रयास करेगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज धारा जाएगी तो बढ़ाने का प्रयास करेगी। कहने का मतलब इतनी दूर में धारा का जो प्रेरित धारा का जो मान है, प्रभाव है, वो समाप्त हो गया। तो अगर एक ही तरफ धारा आएगी तो प्रेरित धारा जो है वह मूल धारा का विरोध करेगी, अर्थात धारा के मान को घटा देगी। तो धारा का मान घटने ना पाए, इसलिए घटे मान को बढ़ाने की भी व्यवस्था की जाती है। तो अगर एक तरफ से आप लपेटेंगे तो क्लॉकवाइज धारा का मान होगा, दूसरी तरफ लपेटेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो सम्मिलित धारा का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो पहला उपयोग हो गया इसका, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियों में, ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियों में तार को दोहरा करके लपेटा जाता है। इसका पहला उपयोग है, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियों में तार को दोहरा करके लपेटा जाता है। दूसरा इसका उपयोग ध्यान दीजिएगा, आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा है,
ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS, याद आ रहा है ना? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जिस पर मीटर सेतु आपका काम करता है। 4 प्रतिरोध होते हैं, इसमें 2 विकर्ण है, दोनों विकर्णों में जो पहला विकर्ण हमारा है उसमें एक सेल जुड़ा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है, इसके साथ में एक कुंजी लगी हुई है। दूसरे विकर्ण में क्या है कि एक धारामापी लगा होता है और एक कुंजी लगी हुई है, ठीक है। व्हीटस्टोन से संतुलित कब माना जाता है आप जानते होंगे, जब इस धारामापी में कोई विक्षेप न हो, धारामापी में विक्षेप शून्य हो, अर्थात धारामापी में अविक्षेप की अवस्था हो, तब उस अवस्था में क्या होता है, धारामापी आपका संतुलित माना जाता है, ठीक है। ये संतुलित माना जाता है इस अवस्था में, ध्यान दीजिएगा। जब क्या करते हैं, जब इससे इसको दबाते हैं, जब ये आप दबा लेते हैं इसको, इस कुंजी को, ये मान लो कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है, इसको दबाते हैं, धारा इस परिपथ में जाती है यहां पे, और उसके बाद जब इसको दबा देते हैं आप तो परिपथ पूरा हो जाता है। तब क्या होता है, देखते हैं कि विक्षेप 0 पर है या 0 के राइट में है या 0 के लेफ्ट में है, ठीक है। अगर 0 पर है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सेतु है वो संतुलित है, ठीक है। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि पहले कुंजी K1 को दबाना चाहिए, उसके बाद कुंजी K2 दबाना चाहिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछता भी प्रश्न है, मीटर सेतु के प्रयोग में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पहले कौन सी कुंजी दबानी चाहिए और क्यों। ये नहीं चाहिए पहले दबा दो, अगर हम पहले K2 को दबा देंगे, K2 तो धारा कभी नहीं जा रही, धारा अभी जो है अभी बंद है, धारा सेल वाली धारा बंद भी है, लेकिन K2 दबा देंगे तो जैसे ही K1 दबाएंगे आप वैसे ही धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, और जब परिपथ पूरा मिल जाएगा उसको तो स्वप्रेरण घटना के नाते एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी जो कि मूल धारा का विरोध करेगी। अर्थात मूल धारा अगर यहां से 10 एम्पीयर मिलनी है हमको तो वह 9.5 एम्पीयर मिलेगी, कुछ प्रेरित धारा जो है उसके प्रभाव को कम कर देगी। क्या पता है कि संकेतक 0 पर रहना है लेकिन 0 पर ना होकर के वो कम को दिखा रहा है, ऐसा हो सकता है कि स्वप्रेरण घटना में क्या होता है कि उसी कुंडली में धारा प्रवाह करने पर प्रेरित धारा उसी कुंडली में उत्पन्न होती है। तो अगर यहाँ परिपथ पहले से पूरा है तो जैसे ही हम कुंजी दबाएंगे तो प्रेरित धारा अपना प्रभाव दिखाएगी, अर्थात मूल धारा के मान को कम कर देगी। लेकिन अगर हम K2 को माफ कीजिएगा K1 को दबा दिए हैं तो ठीक K1 दबा दी, धारा बह गई। जब धारा बह गई पहले से तो प्रेरित धारा का प्रभाव खत्म हो गया। अब हम K2 को आराम से दबाएंगे, K2 को दबा के अब हम चेक कर लेंगे कि कहां पर विक्षेप जा रहा है, ठीक है। तो सेल वाली जो कुंजी है इसको हम बाद में दबाते हैं और धारामापी के पास जो कुंजी होती है उसको पहले दबाते हैं। K2 को हम पहले दबाते हैं, माफ कीजिएगा, K2 को बाद में दबाते हैं, उल्टा हो गया, K2 को बाद में दबाते हैं और K1 को पहले दबाते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, प्रेरित धारा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो स्वप्रेरण का दूसरा उपयोग है कि इस घटना से निजात पाने के लिए ही हम इसमें व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने वाले उपकरणों में, ठीक है, सेल वाली कुंजी को क्या करते हैं, बाद में दबाते हैं, ठीक है। सेल वाली जो कुंजी आपकी है इसको हम सेल वाली कुंजी को पहले दबाएंगे और धारामापी वाली कुंजी है इसको बाद में दबाएंगे, ठीक है ना। ये इसका उपयोग है, 2 उपयोग हो गए ना। अब देखिए प्रेरकों का संयोग, प्रेरकों का संयोग स्वप्रेरकत्व की या स्वप्रेरण गुणांक
का सूत्र आप जानते हैं, L इक्वल टू होता है N∅B/I होता है ना। इसी आधार पर आप उसकी परिभाषा भी देते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। अगर किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय क्या कहते हैं इसको हम प्रेरकत्व बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं या स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं, या इसको आप N∅B इक्वल टू Li कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली हमारी ये पहले वाली है, इसके साथ में दूसरी कुंडली है, इस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। पहली कुंडली का स्वप्रेरकत्व L1 है, दूसरी का L2 है। पहली कुंडली का स्वप्रेरकत्व L1, दूसरी कुंडली का L2, दोनों में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I धारा यहां भी है और चूंकि श्रेणी क्रम है तो I धारा यहां भी है। तो पहली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा Φ1 इक्वल टू L1I, N∅B इक्वल टू I है ना, N दोनों बराबर ले लीजिए, या तो N को हटाई दीजिए। फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लक्स की बात कर रहा हूं। पहली कुंडली से संबद्ध फ्लक्स F1 का मान क्या हो जाएगा? L1I। अगर एक फेरे हैं तब भी समझ सकते हैं L1I होगा। Φ2 की वैल्यू क्या होगी? L2I। दोनों कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा Φ बराबर Φ1 प्लस Φ2। Φ2 एक अदिश राशि जुड़ जाएगी, संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा? इतना, ये हो जाएगा L1I प्लस L2I। अगर इस पूरी कुंडली को हटा करके एक अकेली कुंडली लगा दी जाए जिसमें कि वही धारा प्रवाहित हो जो धारा इन दोनों में अलग अलग जा रही है, और उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L हो, और वो कुंडली ऐसी है जो कि ठीक वही काम कर रही है जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर ये दोनों कुंडलियां काम कर रही हैं, तो उस अवस्था में अगर यह अकेली कुंडली हो जाएगी और उसका स्वप्रेरकत्व L हो जाएगा तो फाई की वैल्यू हो जाएगी Li। L क्या है? यह तुल्य स्वप्रेरकत्व है, दोनों का इक्विवेलेंट है, तुल्य स्वप्रेरकत्व है, धारा वही I जा रही है, तो Li की वैल्यू हो जाएगी L1I प्लस L2I। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 प्लस L3 हो जाएगा। तो L इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, अर्थात स्वप्रेरकत्व का संयोग वैसे ही होता है जैसे प्रतिरोधों का संयोग होता है। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो यहाँ पर L इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। अगर यही दोनों कुंडलियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जब कुंडलियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, जब यही दोनों समांतर क्रम में जुड़ी है तब क्या होगा? तब उस अवस्था में धारा I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगी। जो मूल धारा हमारी है वह दोनों में बटकर जाएगी, I1 में और I2 में वो बटकर जाएगी। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। अगर मूल धारा परिवर्तन करेंगे हम तो परिवर्तन क्या होगा? दोनों में हो जाएगा, कुछ परिवर्तन पहले वाले में हो जाएगा, कुछ परिवर्तन दूसरे वाले में हो जाएगा। क्योंकि धारा परिवर्तन करने से ही तो स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होगा। धारा के मान को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तभी फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा। तो अगर मूल धारा परिवर्तन करेंगे हम तो समांतर क्रम में चूंकि जुड़ी हुई है तो एक ही स्रोत से धारा दोनों में जा रही है। अगर मूल धारा के मान में कुछ परिवर्तन करेंगे तो कुछ परिवर्तन ऊपर वाले में होगा, कुछ नीचे वाले में होगा।
तो डेल्टा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई वन प्लस डेल्टा आई टू। अगर हम धारा परिवर्तन की दर निकालना चाहें तो दोनों पक्षों को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये मान आ जाएगा आपका डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर डेल्टा आई वन अपान डेल्टा टी प्लस डेल्टा आई टू अपान डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा। और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं क्या, स्वप्रेरकत्व यल बराबर होता है माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं पहले से। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा के संबंध में ये सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उस समय जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो L इक्वल टू होता है माइनस ई अपान डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। पीछा उड़ा कर दें तो L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है माइनस ई, ये होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये होता आपका, ये समझ गए आप। यहां से इसको आप ऐसे कर सकते हैं डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, इसको माइनस ई बटे यल कर सकते हैं। समझ गए यहां तक? डिवाइड कर दिया हमने, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई अपान यल। अब यहां पे जो डेल्टा आई अपान डेल्टा टी है यहां रख देंगे माइनस ई बटे यल बराबर डेल्टा आई वन बटे डेल्टा टी, यहां रख देंगे माइनस ई बटे यल वन। ये धारा पहले वाले में धारा है तो पहली वाली का कुंडली का स्वप्रेरकत्व मान लो यल वन है तो हो जाएगा माइनस ई बटे यल वन। ई एक ही रहेगा, ई एक ही रहेगा, जैसे विभवांतर समांतर क्रम में एक ही होता है उसी का रूप ये भी है। माइनस दूसरा हो जाएगा ई बटे यल टू, तो माइनस हर जगह से कट जाएगा, ई हर जगह से कट जाएगा, तो 1 अपान एल इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, या L इक्वल टू हो जाएगा L1 L2 अपान L1 प्लस L2। तो समांतर क्रम में भी जो प्रेरकत्व होते हैं उनका संयोग उसी प्रकार से पालन करता है जैसे प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन होता है। प्रतिरोधों में भी 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 ऐसे होता है। वही यहां पर भी है 1 अपान L इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। ठीक है, तो ये प्रेरकत्व का संयोग है। स्वप्रेरकत्व के बारे में अब आप जान गए आराम से, है ना। स्वप्रेरकत्व क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, स्वप्रेरकत्व कुंडली का क्या होता है, स्वप्रेरकत्व धारावाही परिणालिका का क्या होता है, और किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U इक्वल टू होता है 1/2 LI0 स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने। U बराबर 1/2 कैपिटल L I0 स्क्वायर। ये क्या है, किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो वह मूल धारा का विरोध करती है, उसके बावजूद भी हम धारा के मान को बढ़ाते हुए एक शिखर मान तक ले जाते हैं I0 तक। इसलिए हमको उस प्रेरित धारा के विरोध में कुछ काम करना पड़ता है। जो कार्य हम करेंगे वही कार्य उस कुंडली में ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं संचित स्थितिज ऊर्जा, और उसकी वैल्यू होती है U बराबर 1/2 कैपिटल L I0 स्क्वायर। उसके बाद स्वप्रेरक का जो उपयोग है वो आप जान गए, और प्रेरकों का संयोग जान गए। अब जो दूसरी घटना है वो है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो दूसरी घटना है उसका नाम क्या है, अन्योन्य प्रेरण, या इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
या म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे आप स्वप्रेरण में पढ़े हुए थे कि किसी कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाए तो प्रेरित धारा उसी कुंडली में उत्पन्न होती है, तो ये स्वप्रेरण है। लेकिन अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए और उसके कारण उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाए या विद्युतवाहक बल प्रेरित हो जाए, मतलब वही घटना दूसरी कुंडली में हो जाए, तो ऐसे प्रेरण को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी एक पहली कुंडली है, ठीक है, इसमें धारा बह रही है। इसमें धारा आपकी आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बगल में एक दूसरी कुंडली है, तो देखा गया कि ये पहली कुंडली है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। इसी अन्योन्य प्रेरण घटना पर आधारित है हमारा ट्रांसफार्मर। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर जो है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये प्राथमिक कुंडली है और ये हमारी द्वितीयक कुंडली है। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली है। तो जब प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, कहने का मतलब एक निश्चित धारा इसमें बह रही है, अगर एक फिक्स धारा बह रही है तब कोई परिवर्तन फ्लक्स में नहीं हो रहा है। लेकिन धारा नियंत्रण के माध्यम से धारा के मान को जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी इस समय, क्योंकि धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान जब बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की वैल्यू बढ़ेगी, और जब B बढ़ेगा इसका मतलब कि इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो उस अवस्था में जो दूसरी कुंडली है उसमें एक क्षण के लिए धारा यह उत्पन्न हो जाएगी, एक तरफ है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ उत्पन्न हो जाएगी। और जब इसके मान को घटाएंगे हम, एक बार हमने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद धारा के मान को फिक्स कर दिया, तो ये प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई थी दूसरी कुंडली में वो रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद धारा के मान को फिर हम घटाएंगे तो एक क्षण के लिए यही जो आपका संकेतक है वह दूसरी दिशा में घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। और जब धारा के मान को घटा के हम रोक देंगे उसी पर, तो फिर ये कुंडली अपने स्थान पर, ये सुई अपने स्थान पर घूम जाएगी। कहने का मतलब प्रेरित धारा एक क्षण के लिए उत्पन्न होगी और फिर वो समाप्त हो जाएगी। तो यह घटना जो है इस कुंडली में खुद नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि दूसरी कुंडली में देखने को मिल रहा है। इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो अगर किसी एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देने से उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तब इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है ना, इस घटना क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। तो वहां पर पहले वाले हमने क्या कहा था कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N∅ प्रोपोर्शनल टू I होता है, याद आ रहा है, N∅ प्रोपोर्शनल टू I या N∅P प्रोपोर्शनल टू I, यानी N∅P इक्वल टू Li, ऐसे हमने किया था। यहां पर क्या होगा, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें 1 और 2 का प्रयोग होगा, क्योंकि दो कुंडलियां हैं। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान जो प्रवाहित आप कर रहे हैं वह द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। N2∅2 प्रोपोर्शनल टू I1, या इसको आप N1∅1 प्रोपोर्शनल टू I2, धारा अगर यहां प्रवाहित हो रही है इसमें देखने को आप चाह रहे हैं कुंडली में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या
ठीक है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुमानुपाती होती है। यहां पर आप इसको अगर चेंज करेंगे इक्वल में, तो आपको जो कांस्टेंट मिलेगा m मिलेगा। m को ही कहते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। N2 इक्वल टू m इंटू I1, या m की वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो N2 डिवाइड बाई I1 हो जाएगा। N2 डिवाइड बाई I1 हो जाएगा, अर्थात द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। कब? जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांत धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी I1 इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए, तब उस अवस्था में M इक्वल टू N2 I2 होगा। कहने का मतलब दो कुंडलियों के बीच, इसको पारस्परिक होता है इसलिए हमेशा दो कुंडलियों के बीच कहेंगे। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में एकांत धारा प्रवाहित हो रही हो। अथवा ऐसे कर सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि द्वितीय कुंडली में एकांत धारा प्रवाहित हो रही हो। ये दोनों सत्य हैं। आप इसको N2 5/I1 भी कर सकते हैं और N1 5/I2 भी कर सकते हैं, दोनों चीज सत्य एक ही आएगा। ठीक है ना। तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वह द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांत धारा प्रवाहित हो रही हो। अभी इसकी एक परिभाषा और ही है, महत्वपूर्ण परिभाषा है ना, तो वो बताएंगे आपको। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व किसी परिणालिका का कितना होता है वो बताना है, और एक मुख्य चीज बची हुई है भंवर धाराएं क्या होती है, ठीक है, एडी करंट्स क्या होती है वो बताना है। ये जो बचा हुआ है वो हम कल बता देंगे आपको, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है।